तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का रिवीजन स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखते हैं डेफिनेशन। एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एंड पुट बिटवीन टू वर्टिकल लाइन, उसको डिटर्मिनेंट बोलता है। जैसे यहाँ पर इसमें दो रोज है एंड दो कॉलम है, यानी इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, और उसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में डाल देता है तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो ये सेकंड ऑर्डर का है और ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट का लिखता है, ये देख लो। फिर यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, a1 b2 माइनस e2 b1। उसके बाद अगर अपन देखें कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करता है, तो ये फर्स्ट टर्म a1 और फिर ये वाला लेना है तुम्हें, दिस। फिर यहाँ पर ऐसा होता है प्लस माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और फिर इस रोज और इस कॉलम को छोड़ने के बाद एक यहाँ से a2 a3 बचा और c2 c3 बचा, तो वो तुम्हें लेना है। और वैसे ही उसके बाद प्लस का c1 आएगा और c1 की रो एंड कॉलम को छोड़ने के बाद इधर क्या बचा, a2 a3 एंड b2 b3, तो वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है। और अभी मैंने बताया था इसके डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करता है, सिंपली ऐसे ओपन करता है। तो यहाँ पर b2 c3 माइनस c2 b3, वैसे ही इन दोनों को भी ओपन कर लेंगे, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें कि माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, तो माइनर क्या होता है, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट है मान लो, और तुम्हें m11 फाइंड आउट करना है, यानी जो a11 एलिमेंट है उसके कोरोस्पोंडिंग जो माइनर है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसका जो कॉलम और रो है उसको हटा देंगे और बचा हुआ जो डिटरमिनेंट होगा, यानी जैसे ये वाला, वो अपना माइनर हो जाएगा। जैसे ही m12 का फाइंड आउट करना है तो वो a12 के कोरोस्पोंडिंग है, तो a12 के कोरोस्पोंडिंग है तो उसके कोरोस्पोंडिंग रो और उसके कोरोस्पोंडिंग कॉलम हटा देंगे। यहाँ पर a21 एंड a31 बचा, इधर a23 एंड a33 बचा, तो उसका डिटरमिनेंट ये अपना माइनर हो जाएगा। तो ये माइनर का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय fij, मान लो, उसको cij से भी डिनोट करता है। तो कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है, -1 i प्लस j mij, जहाँ i रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी रो, j रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कॉलम। तो जैसे a11 का फाइंड आउट करना है, तो अभी अपन ने अब माइनर फाइंड आउट किया था जो कि ये आया था, इसके रो एंड कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ डिटरमिनेंट, और -1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वही m11 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 होता है वैसे। लेकिन अगर m12 फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू इतनी आएगी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब ci2 फाइंड आउट करें तो -1 की पावर 1 + 2 आएगा, जो कि -1 होगा। तो -1 टाइम्स दिस एंड दिस। तो इस तरीके से कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। तो यहाँ पर क्या बोला है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो मान लो a11 तुमने a11 एलिमेंट है, उसके कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर c11 होगा। वैसे ही यहाँ पर तुम्हारे पास a12 है तो उसके कोरोस्पोंडिंग c12 होगा। वैसे ही a13 है तो उसके कोरोस्पोंडिंग c13 होगा। तो इसका जो सम होगा वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। वैसे ही सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर ऑफ अनदर रो। यहाँ पे तो रो भी सेम थी और कोफैक्टर भी उसी रो का था, लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर अपन किसी दूसरी रो का ले और उसको जैसे यहाँ पे अपना फर्स्ट एलिमेंट है तो अपन ने सेकंड रो का कोफैक्टर ले लिया। अपना सेकंड एलिमेंट था तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, ये अपना थर्ड एलिमेंट तो सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट को कोफैक्टर। तो ये जो सम होगा वो 0 होगा अगर किसी अपन दूसरे के साथ ले लेते हैं। तो इफ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, अपना डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है, तो अगर यानी मतलब ऑर्डर 2 का तो अभी मैंने बताया था जिसमें 2 रो एंड 2 कॉलम होता है, और 3 वाले में 3 रोज एंड 3 कॉलम होंगे। वैसे ही n ऑर्डर वाले में n रोज एंड n कॉलम होंगे।
तो वैसे ही जब ऑर्डर n दे रखा है तुम्हें और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तुम्हें डेल दे रखी है और तुम उसके अंदर मान लो ये 2 ऑर्डर का है तो यहाँ पर 4 एलिमेंट आएंगे और तुमने यहाँ पर इसको C11 C21 C12 और यहाँ पे C22 ऐसे मतलब यहाँ पर रिप्लेस कर दिया C11 C12 C21 एंड C22। तो ये जो इसका जो मतलब डिटरमिनेंट बनेगा वो डेल की पावर n-1 बनेगा, यानी डेल की पावर जैसे n की वैल्यू 2 है तो डेल की पावर 1 यानी डेल के इक्वली आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर 3 डिग्री का हो तो वैसे ही सारे जो एलिमेंट्स हो उसको देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दे तो उसका जो डिटरमिनेंट बनेगा वो डेल स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द 2 कॉलम और रोज आर इंटरचेंज्ड। यानी मतलब इसमें 2 कॉलम नहीं है, मतलब इसमें क्या है ट्रांसपोज की बात कर रहा है। 2 कॉलम की तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मतलब ट्रांसपोज का देखता है तो इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को भूल जाओ। जैसे तुमने यहाँ पे ये कॉलम है इसको तुमने रो बना दिया, ये दूसरा कॉलम था इसको तुमने रो बना दिया, ये कॉलम था इसको रो बना दिया। तो ऐसा करने को बोलते हैं ट्रांसपोज की, रोज को कॉलम एंड कॉलम्स को रोज बनाना। तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। और यहाँ पर जिसमें स्टेटमेंट की बात कर रहा था इफ टू रोज या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इंटरचेंज तो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू अनअल्टर्ड रहती है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे तुम्हारे पास एक डिटरमिनेंट था, तुमने ये रो है और ये सेकंड रो है तो तुमने इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी ऊपर तो सेकंड रो आ गई और सेकंड प्लेस पे अपने फर्स्ट रो आ गई। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहाँ पर साइन में आ जाएगा चेंज। जैसे इसकी वैल्यू अगर तुम्हारे पास -4 आएगी तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 4 आ जाएगी। तो कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ डिटरमिनेंट आर 0। यदि मान लो तुम्हारे पास एक रो के सारे एलिमेंट 0 है या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है एक डिटरमिनेंट में, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। या तुम्हारे पास 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस केस में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और या प्रोपोर्शनल हो तो उस केस में भी 0 होती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि ये तुम्हारे पास डिटरमिनेंट दे रखा था, तुमने इस रो को यहाँ पे मतलब इस रो के सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो भी k टाइम्स a हो जाएगी। तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर तुम ये डिटरमिनेंट देखो तो तुम्हारे पास जो फर्स्ट कॉलम था यहाँ पर ये था, इसमें तुमने क्या किया m टाइम्स b1 इधर m टाइम्स b2 इधर m टाइम्स b3, यानी क्या किया जो फर्स्ट कॉलम था जिसको मैं मतलब कैपिटल C1 से डिनोट कर रहा हूँ उसमें तुमने n टाइम्स C2 ऐड कर दिया -1 टाइम्स C3 कर दिया। तो ऐसा करने से है ना डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो क्या बोल रहा था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम टू द सेम मल्टीपल ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। यानी ये अपना कॉलम था, यहाँ पर अपन ने m टाइम्स लिया सेकंड कॉलम का और उसको फर्स्ट में ऐड कर दिया एंड -1 टाइम्स लिया थर्ड कॉलम का और उसको भी फर्स्ट में ऐड कर दिया। तो ऐसा करने से जो अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेल बिकम्स 0 एट पुटिंग सम n इज इक्वल टू अल्फा। मान लो तुम्हारे पास मतलब जैसे कोई मतलब चीज दे रखी है जिसमें कोई वेरिएबल है और मतलब अल्फा को पुट करने पर उस वेरिएबल की वैल्यू अल्फा पुट करने पर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो मतलब यहाँ पे मैं वेरिएबल n मान रहा हूँ तो n माइनस अल्फा उसका फैक्टर हो जाएगा। तो वो ध्यान रखना है तुम्हें। और ऐसा मतलब ये है ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स इफ द। तो यहाँ पे जैसे इस रो के जो एलिमेंट्स उसको सम ऑफ 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये जो डिटरमिनेंट है उसको ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। ये सेम ही रहेंगे, ये सेम ही है। और इसके एलिमेंट्स जो सम ऑफ 2 टर्म्स थे उसको अपन ने ऐसे स्प्लिट कर लिया। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये सारे एलिमेंट्स इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 दे रखे हैं, यहाँ पर इस डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 दे रखे हैं, या नीचे या ऊपर के सारे एलिमेंट 0 दे रखे हैं। तो उस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दो, यानी a1 b2
और C3 इस केस में तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दो तो उससे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल है इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तुम्हें दे रखा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन देखे तो यहाँ पे क्या करना है, ये A1 है, इसको L1 से मल्टीप्लाई किया, B1 को L2 से किया, C1 को L3 से किया, और ये इस नए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। वैसे ही A1 को M1 से अटैच किया, B1 को यहाँ पर M2 से अटैच किया, और C1 को यहाँ पर मैं इधर से लेके जाऊं तो उसका M3 से अटैच किया। तो वैसे ही ये हो गया। वैसे ही अपन थर्ड एलिमेंट ऐसे लिख सकते हैं A1 N1 B1 N2 C1 N3। तो ये तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट हो गए। वैसे ही A2 को वापस चालू करेंगे L1 के साथ, B2 को वापस चालू करेंगे L2 के साथ, C2 को वापस चालू करेंगे L3 के साथ। तो ये उस तरीके का प्रोसेस। वैसे ही तुम्हें ऐसे सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर सच दैट Aij इज इक्वल टू Aji, यानी ये अपना डायगोनल है, ये जो अपना डायगोनल है यहाँ पर H है तो इसके यहाँ पर भी H है, यहाँ पर G है तो यहाँ पर भी G है, यहाँ पर F है तो यहाँ पर भी F है। तो ये जो है वो क्या है, A12 है, और ये क्या है, A21 है। तो कहने का क्या मतलब है, सिमेट्रिक में क्या होता है, Aij Aj के इक्वल होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक होता है, उसमें क्या होता है, Aij माइनस Aj के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर Aii की बात करें वो माइनस Aii के इक्वल होगा, तो Aii की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर बात करें ये B है तो इधर माइनस B आ जाएगा, इधर C है तो माइनस C आ जाएगा, इधर A है तो इधर माइनस A आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है, जो तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या बोल रखा है, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट वो 0 होता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं 0 है। और यहाँ पे ये और चीज है, द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर। अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट तुम्हें इवन ऑर्डर का दे रखा है, यानी मान लो 4 का, 2 का, 6 का, तो इस टाइप का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जो उसकी वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। और अगर वो ऑड ऑर्डर का है तो 0 होगी। तो जैसे यहाँ पे 3 ऑर्डर का है, यानी ऑड ऑर्डर का है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तुम चेक भी कर सकते हो इसको। तो ये प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे करता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट है उसको ऐसे एक्सप्रेस किया, ये R1 है, R2 है, R3 है। ये अपनी फर्स्ट रो है, ये अपनी सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तुम्हें डिटर्मिनेंट दे रखा है तो क्या करना है, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी दो को सेम रखना है। फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट रो का किया, बाकी दो को सेम रखा। फिर तुम्हें क्या करना है, R1 और R3 को सेम रखना है, R2 का करना है, और वैसे ही फिर लास्ट में R3 का करना है। तो एक ये तरीका है। या फिर उसको कॉलम की तरह एक्सप्रेस कर रहे हो तो फर्स्ट कॉलम का करना है, दो को सेम, पहले और थर्ड को सेम रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एंड सेकंड को सेम रखा, थर्ड का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से कर सकता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखता है। तो तुम्हें मान लो डिटर्मिनेंट ऐसा दे रखा है जहां पर ये तो मतलब जो सिंगल रो और कॉलम कंटेन एलिमेंट विच आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो सिंगल रो ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे ABCPQ कांस्टेंट, और फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो फंक्शंस ऑफ एक्स, और तुमने इस डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन किया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो फंक्शंस ऑफ एक्स है इसका भी तुम उसी लिमिट में इंटीग्रेशन कर दो, और बाकी इसको सेम ही रखो, और फिर इसके जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। अगर एलिमेंट्स ऊपर जैसे नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली पहले डिटर्मिनेंट को, जैसे यहाँ पर ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो सबसे पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करो और फिर इंटीग्रेट करो। तो इस तरीके से कर सकता है। तो उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन दे रखी है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो अगर A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 है, लेकिन वो नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 है, तो इस केस में जो अपना नो सॉल्यूशन आएगा।
इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। और कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा। ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा जब तुम्हें कोफिशिएंट दे रखे होंगे, यानी यहाँ से ये कंडीशन हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है कोइंसिडेंट लाइन होती है, और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में जो लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है, तो तुम्हें ऐसा ध्यान रखना है। और यहाँ पर मतलब ये दोनों लाइन सेम ही लाइन हो जाएगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन के केस में पैरेलल लाइंस होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन डेल वन देखे तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जो इसका सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे मतलब तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो डेल वन कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये जो C1 C2 है इसको रखोगे, और यहाँ पर और किससे बनाओगे, तो क्या किया तुमने, जो A1 A2 था, मतलब डेल होता है यहाँ पर A1 A2 B1 B2 जो कि इन कोफिशिएंट से बनता है, और डेल वन के लिए क्या करता है, जो A1 A2 है उसको इससे रिप्लेस कर देता है C1 C2 से, और डेल टू के लिए क्या करता है कि यहाँ पर ये A1 A2 है ना, इसको तो सेम ही रखा, और B1 B2 को अपन C1 C2 से रिप्लेस कर देता है। तो ये चीज करता है। और x की जो वैल्यू होती है, जो x की वैल्यू होती है वो डेल वन बाय डेल होती है, और जो y की वैल्यू होती है वो डेल टू बाय डेल होती है। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। तो यहाँ पर अगर अपन 3 वेरिएबल को जो इन्वॉल्व करता है उसके बारे में देखें, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट बनाता है डेल, जो कि कोफिशिएंट से बनता है। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट लाइन में जो कोफिशिएंट्स है वो A1 B1 C1 है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाते समय क्या करेंगे, उसको A1 B1 C1 लेंगे। फिर यहाँ A2 B2 C2 जो सेकंड लाइन का है A3 B3 C3, और यहाँ पर डेल वन में क्या करेंगे, ये जो A1 A2 A3 है उसको D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देंगे। डेल टू में यहाँ पर सेकंड कॉलम में, और डेल थ्री में थर्ड कॉलम में, बाकी को सेम रखते हुए। तो जो x की वैल्यू वो ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी, z की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब ये क्या करना है तुम्हें, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकते, उसके लिए क्या करना है, अगर सबसे पहले तुम डेल की वैल्यू को चेक करो। अगर डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो तुम्हारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है, और तुम अभी मैंने बताया इस तरीके से निकाल सकते हो, डेल वन बाय डेल, डेल टू बाय डेल, एंड डेल थ्री बाय डेल। अगर डेल की वैल्यू 0 आ रही है तो इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेल वन डेल टू डेल थ्री की वैल्यू चेक करो। अगर एटलीस्ट वन भी नॉन जीरो आ रही है तो उस केस में तुम्हारा नो सॉल्यूशन होगा, उस केस में तुम्हारा यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। अगर तुम्हारे तीनों जीरो आ रहे हैं तो तुम्हें यहाँ पे गारंटी नहीं है कि तुम्हारा सिस्टम इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास 3 वेरिएबल, तो तुमने एक वेरिएबल को कुछ टी मान लिया, और उससे जो किसी भी 2 इक्वेशन को तुमने सॉल्व कर लिया ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ टी। तो तुमने मतलब 2 इक्वेशन थी तुम्हारे पास, वो 3 इक्वेशन थी, तो तुमने z को एक वेरिएबल को t मान लिया, और फर्स्ट 2 इक्वेशन में z की वैल्यू को t रख के x और y की वैल्यू तुमने t की टर्म्स में निकाल ली। और फिर क्या करना है, तुम्हें उसको थर्ड इक्वेशन में रख के देखना है। थर्ड इक्वेशन में रख के देखने पर अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। इस केस में जरूरी नहीं है तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तुम्हें पहले एक को टी रखना है, एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी निकालनी है, और उसको थर्ड इक्वेशन में रख के देखना है। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर अगर एक केस देखें, अगर D1 D2 एंड D3 की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ऐसी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलता है। और इस केस में तुम्हारे पास मतलब जैसे जो इक्वेशन थी A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू 0, वैसे ही A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन तो तुम्हें पक्का पता है कि 0,0,0 होगा, ऐसा केस है। तो इस केस में ऑलवेज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होता है। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में नॉन जीरो, यानी इसके अलावा भी जो सॉल्यूशन हो, जिसको अपन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलता है,
0,0,0 ये अपना ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अगर नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी जो कि इन कोफिशिएंट से बनती है उसकी वैल्यू 0 होगी, और इस केस में जो तुम्हारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से कर सकता है। अब अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ज्योमेट्री में कहाँ पर यूज होता है इसमें। तो तुम्हें मान लो 3 लाइन दे रखी है, वही होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर ये कंकरेंट है यहाँ पर तो उसके लिए यहाँ पर जैसे तुम्हें ये 3 लाइन दे रखी है, कंकरेंट है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये मैंने गलत बोल दिया। तो मान लो तुम्हें जैसे 3 लाइन दे रखी है, तो अगर वो एक ही पॉइंट से पास कर रही है तो उस केस में ये जो डिटरमिनेंट बन रहा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इसकी वैल्यू 0 होगी। तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर x और y प्लेन में अपने पास लाइन की इक्वेशन है। मान लो ऐसे लाइन है, कोई दूसरी ऐसे लाइन है और तीसरी ऐसे लाइन है। इस केस में जो ये जब वन पॉइंट पे मीट करते हैं तो इसको कंकरेंट बोलता है। तो कंकरेंट के लिए ये कंडीशन होती है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और यहाँ पर तुम्हारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये ऐसी इक्वेशन बोल रखी हो और ऐसे बोल रखा हो ये रिप्रेजेंट करती है एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो तुम्हें ध्यान रखना है ये जो डिटरमिनेंट होता है AHG FC, इधर भी ऐसे ही बनेगा AHG FC और बीच में B आएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। या तुम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इससे कंपेयर करना, तुम ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो वहां से कंपेयर करना इससे, और वहां से AHBG F और C की वैल्यू निकालना और इसमें पुट करके देखना और उसको 0 करके देखना। तो उससे ये कंडीशन हो जाएगी कि सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस, मतलब तुम्हें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो तुम उसका एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया ऐसे निकाल सकता है। इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर डेल की वैल्यू 0 आ रही है तो जो पॉइंट्स होता है ये 3 पॉइंट्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ऐसे सेम लाइन पे लाई करेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर या एक यहाँ पर। अगर नहीं है तो तुम ऐसे ट्राइंगल बना सकते हो। फिर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पास करती है 2 पॉइंट से, तो यहाँ पर 2 पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x1 y1 1 x2 y2 1, इस तरीके से कर सकते हो। तो सेम अपन ने क्या लॉजिक लगाया, तो मान लो तुम्हारे पास ये लाइन दे रखी थी जिसमें ये एक पॉइंट था x1 y1 और ये सेकंड पॉइंट था यहाँ पर x2 y2। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया x, y और मुझे पता था ये कोलिनियर है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, उसी का यूज किया। तो वहां से भी तुम इसको देख सकते हो। फिर आगे देखते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज को याद रख लो। जैसे तुम्हें कभी आ जाए 1 1 1 यहाँ पर a b c, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, कुछ ऐसा दे रखा हो तो उसकी वैल्यू a माइनस b माइनस c माइनस a होती है। अगर यहाँ पर a क्यूब b क्यूब c क्यूब दे रखे हो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की जगह, तो a माइनस b माइनस c माइनस a के साथ a प्लस b प्लस c और आ जाता है। और यहाँ पर a b c की जगह a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दे रखा हो तो a माइनस b माइनस c माइनस a के साथ यहाँ पर ए बी बी सी सी आता है। पिछले केस में ए बी सी था, यहाँ ए बी बी सी सी है, और शुरू वाले केस में सिर्फ इतना ही था। और यहाँ पर अगर पावर 4 आ जाए तो उसमें आता है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये 4 तरीके के तो तुम याद रख ही सकते हो। उसके बाद सेम है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो था उसमें मैंने रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो इस तरीके से आ गया। तो इसकी वैल्यू भी वही होगी क्योंकि रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, मैंने बताया था। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम्हें ए बी सी बी सी ए सी ए एक साइक्लिक ऑर्डर दे रखा हो तो इस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस ऑफ सी क्यूब प्लस 3abc। तो इस तरीके से भी तुम ध्यान रख सकते हो। तो होप तुम्हें जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।